हेमा, महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, और काफ़ी ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि भाई परेशान आपको नहीं होना है, आप चीज़ों को बदल नहीं सकते जो हो रहा है, लेकिन आप कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा शांत रह के आप बाहर ना जाएं, और बच्चे का भी भला हो, महिलाओं का भी भला हो। और ख़ास तौर पर क्योंकि चंद्रमा को माँ से जोड़ा जाता है, मन से जोड़ा जाता है, तो ये असर पड़ तो रहा होगा ना। जी बिल्कुल पड़ रहा होगा। और जहां तक सवाल है महिलाओं का, हम्म। तो ये चंद्र ग्रहण एक स्पेशल रोल प्ले करेगा महिलाओं के जीवन में, क्योंकि आप देखिए ये कुंभ राशि में लगा है, और कुंभ राशि जो है वो फेमिन साइन माना जाता है। तो ये माना जा रहा है, और एयरी साइन है, मतलब स्थिर राशि है, एयरी साइन है, और फेमिन साइन है। तो कहीं ना कहीं इन 6 महीने में महिलाओं को एक प्रॉब्लम आने वाली है, चाहे वो उसके हेल्थ इश्यू हो, तनाव हो, या फिर जैसे आपने गर्भवती महिलाओं की बात करी, तो उनको एक एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है यहाँ पे। आप कितना भी कहिए कि भाई ग्रहण को आजकल लोग नहीं मानते हैं, उसको देख लेते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा आपका ऑडियो ऑडियो शायद म्यूट हो गया, हेमा जी। हाँ। हाँ। मेरा कहना यह है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है हमें बिल्कुल सीरियसली उसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्यों करना चाहिए, मैं उसका आपको रीजन बताती हूँ। आपको पता है 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है, 6 घंटे नक्षत्र के एक चरण में चलता है, और 24 घंटे में एक नक्षत्र परिवर्तन करता है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आज से बहुत साल पहले के शास्त्रों में लिखी हुई है। इसका एक एक सेकंड का अंश कला विकला का जो कैलकुलेशन है, ये सब इतने पुराने शास्त्रों में लिखा है, जो नासा आज कैलकुलेट करता है मून का मोशन। ठीक है, और हम ये बात करते हैं कि आज एस्ट्रोनॉमी आ गई है, हम नए नए शब्द सीख गए हैं, हम साइंस की आज बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये साइंस नहीं है? उनके पास तो कुछ भी नहीं था कि जो उन्होंने ये गणित निकाला है, शनि कब परिवर्तित होगा, कब वक्री होगा वो, कब तीव्र गति का होगा, अतिचारी होगा, कब स्लो मोशन में आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, चाहे वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हो या इंडिविजुअल पे की लाइफ हो। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत साल पहले लिखी गई है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो इसके मतलब आप जो रूल्स लिखे गए हैं कि अगर गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण नहीं देखना, तो इसका मतलब नहीं देखना चाहिए। उसका मैं कारण बता देती हूँ। देखिए क्या है कि जो चंद्र है, किसी के भी शरीर में 60% जो है वो पानी होता है, वाटर होता है, और चंद्रमा क्या है, पानी। इस टाइम पानी हो गया दूषित, चंद्रमा दूषित हो गया, क्योंकि उसको ग्रहण लग गया। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी ग्रहण लगा है, आपके शरीर के अंदर का जो पानी है उसको भी ग्रहण लगा है। तो जहां आप ज्यादा संपर्क में आएंगे, तो उन चीजों का इम्पैक्ट इंडिविजुअल की लाइफ पे डेफिनेटली पड़ता है। कितने भी लोग कह दे कि ये सिर्फ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे पड़ता है, बारिश आएगी तो इससे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए ना, अगर बारिश आई, बाढ़ आई, तो किसके जीवन पे प्रभाव पड़ा? लोग ही तो परेशान हो रहे हैं। आप देखिए ना, लोगों के घर डूब गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक आपदा आई, तो सिर्फ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को मत देखिए आप, किसके जीवन पे प्रभाव पड़ा? अल्टीमेटली जो असर आ रहा है वो तो मानव जीवन के ऊपर ही आ रहा है ना। मानव जीवन को तनाव बढ़ रहा है, मानव जीवन की फाइनेंशियल पोजीशन, लोग बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं उनके घर। उनको नहीं मालूम कि अब जीवन उनका दोबारा बसेगा, और कब बसेगा और कैसे बसेगा। तो इसलिए देखिए, हम बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट का ये विषय नहीं है, और हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो 100% सत्य है। चाहे आप इन्हें मानिए या नहीं मानिए, किसी के नाम मानने से ये बदलने वाला नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जो हो रही है घटनाएं, उनका एनालिसिस कीजिए, उनको पास्ट से हेमा जी, क्या जोड़िए। एक एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने जो सवाल की, एक बर्बादी के कगार पर लोग पहुंच जाते हैं, और जी राजा से रंक भी होते हैं, अगर रंग से राजा होते हैं तो राजा से रंक भी हो जाते हैं, क्या वहां से भी आप मोड़ देते हैं लोगों के भविष्य को? देखिए, हम कोई नहीं होते मोड़ने वाले। जो जन्म कुंडली होती है ना, वो बताती है कि आप राजा के घर में पैदा होगे या रंक के घर में पैदा होंगे। मैं आपको कुछ और सूत्र रंक के ऐसा घर बता में देती पैदा हूँ। होके जो राजा बन जाए। यस,
तो ये तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली ही बताती है कि आपका जीवन आगे कैसा रहने वाला है। अब मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। हाँ जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, कर्क हाँ राशि में पुष्य नक्षत्र फॉल करता है, ठीक। ठीक है, शनि का नक्षत्र है और इसके जो देवता है वो गुरु देवता है। हम्म आप ये देखिए, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है हम्म 27 नक्षत्रों में। तो पुष्य नक्षत्र में जन्मा बच्चा चाहे भिखारी के घर भी पैदा होगा, लेकिन एक दिन उसकी लेविश लाइफ होगी, ठीक है, बिल्कुल। ये राजा टाइप स्टैंडर्ड होगा, लेविश लाइफ होगी। लेकिन एक कमी रहेगी कि उसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज ऑलवेज रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ तो ठीक है, इशू ये इशू 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 जरूर रहेगा। हाँ, हाँ कहीं कमी रहेगी, हाँ। लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल होगा, वो बच्चा ऐसा होगा कि अपने पूरे घर का लाइफस्टाइल बदल देगा और हम्म दूसरों की सेवाएं करने वाला होगा। हम्म क्योंकि कहते हैं ना, पुष्य नक्षत्र का अगर आप सिंबल देखें तो वो गाय का उदर है। तो हम्म गाय के उदर में क्या है? गाय के थन है। तो हम्म गाय थनों से क्या करती है? दूध देती है। हम्म खुद दुख सहती है लेकिन दूसरों को दूध देती है, पालना करती है। तो बिल्कुल। इसीलिए अगर हम अपने शास्त्र पढ़े तो हमारे शास्त्र में इतना कुछ है शिवम जी, हम्म इतना कुछ है, इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब आज क्यों पढ़े लिखे बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हेमा जी, अंदर, वो कहते हम हैं ना, जानना चाहते हैं। सकारात्मक चीजें लोगों को आकर्षित नहीं करती, नकारात्मकता जो है वो जल्दी प्रभावित और आकर्षित करती हैं। इसीलिए जो आजकल का सोशल मीडिया है वो नकारात्मक चीजों से ज्यादा पटा पड़ा है, भरा पड़ा है। ये उसका दृश्य भी हम देखते हैं। डॉक्टर धवन जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके से पंडित गौतम जी ने ये बड़ा समझाया कि चंद्रमा का बहुत महत्व है। अब करवा चौथ के भी आप मायने समझिए कि वहाँ पर भी चंद्रमा के ही दर्शन को किया जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। अच्छा, इसको देखते देखते एक प्रश्न है कि कुछ पुरुष भी जो है वो महिलाओं के साथ व्रत को रख लेते हैं। ये चीज़ें उचित हैं करना, या फिर वो थोड़ा सा संभलना चाहिए इन चीज़ों से? वो तो अपने मनोभाव हैं, जिसका जो मन का भाव है वो ठीक है, उसको प्रकट करने का पूरा अधिकार है। हम्म और दूसरी बात आपने जो की है कि किस तरह से ग्रह प्रभाव डालते हैं, हम्म तो ग्रह का ये है कि ग्रह प्रभाव, अब ज्योतिष शास्त्र को अगर बेसिक आप शुरू से अगर समझें तो ज्योतिष का बेस क्या है, ज्योतिष का आधार क्या है। हम्म हम जब ज्योतिष पढ़ाते हैं तो हम स्टूडेंट को कहते हैं भी ज्योतिष का आधार क्या है, मतलब ज्योतिष क्यों सीख रहे हो तुम, हम्म ज्योतिष को क्यों माने, हम्म ज्योतिष शास्त्र को कोई साधारण इंसान क्यों माने, पहले तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। हम्म तो ज्योतिष शास्त्र क्यों साइंटिफिक है, ये प्रश्न है ना। बिल्कुल। तो ज्योतिष में ये कहा गया है, शुरू में ही आप व्रत प्रश्न होरा शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर कहा है कि ग्रह कर्ता नहीं है, ग्रह सूचक हैं। सूचक। सूचक सूचक हैं, वो केवल सूचना देते हैं। किसकी सूचना देते हैं? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर तुम्हारे प्रारब्ध कैसा होगा इस जन्म में, किस घर में आपको जन्म मिलेगा और कैसा आपको माहौल मिलेगा, फिर उसके अनुसार आपको कर्म करने हैं। मतलब दो चीजें हो गई। डॉक्टर एक धवन जी, तो एक आपने बात बहुत अच्छी की कि आपने ये बहुत अच्छे से समझाया कि एक तो वो सूचक है, यानी वो बताएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन बस कर्म करना कहना बड़ा आसान होता है कि भाई आप मेहनत कर लीजिए, हेमा जी आप, या फिर उसके शिवम जी आप, या उसके फिर हाँ, हाँ लेकिन वो उसके होता नहीं है। वो व्यक्ति वो हाँ, समझता, कुंडली थोड़ा सा दिखा भी टाइम, लेता है फिर भी। हाँ 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको जी समझने के लिए, मैं संक्षेप में समझाऊंगा आपको। जी। देखो, ज्योतिष का आधार कर्म सिद्धांत है। हम्म तो कर्म सिद्धांत क्यों है? क्योंकि हम इस जन्म में, इस जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, वो एक तरफ तो हम उसके फल भोग रहे हैं और एक तरफ उसके फल को संचित कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अगले जन्म कई के लिए या इसी जन्म के लिए? नहीं नहीं, अगले जन्म के लिए। आप देख रहे हो ना कि आपने कितनी अच्छे कर्म किए, परोपकार का कार्य किया, कोई भी किया, उसका कोई परिणाम आपके सामने आया ही नहीं पूरा जीवन। कभी कभी आपका तुरंत आ जाता है, कभी कभी 2 साल बाद आ जाता है, कभी 10 साल बाद आ जाता है, कभी आता ही नहीं। तो आप समझते हैं ऐसे ही भला कर कुएं में डाल वाली बात हो जाती है, लेकिन कुएं में नहीं डाला, आपने उसको सेविंग कर लिया है, संचित कर लिया है। तो उस संचित कर्म से आपका प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध जो बना है उसके अनुसार आपको परिस्थितियां मिलती हैं इस जन्म में। उस घर में आपको जन्म मिलेगा जैसी परिस्थितियों के लिए आपने पहले संचित कर्म किए हुए हैं। और ग्रह सूचक हैं, ग्रह कर्ता नहीं है। आपके कर्म ही महान है और कर्म ही आधार है ज्योतिष का। भगवान श्री कृष्ण की गीता उठा करके पढ़ लीजिए,
तो इस सिद्धांत को हम ज्योतिष का सिद्धांत मानते हैं। ज्योतिष किस सिद्धांत पर खड़ा हुआ है? ज्योतिष का आधार कोई अंधविश्वास नहीं है। आपके अपने कर्म है, क्रिया की प्रतिक्रिया। कर्म का मतलब क्या है? कर्म और कर्म का फल। क्रिया, कर्म, कर्म का फल, प्रतिक्रिया। नेचर जो प्रतिक्रिया करता है वो निश्चित है, वो तो होनी ही होनी है उस कार्य की। तो इस सिद्धांत पर ज्योतिष शास्त्र खड़ा हुआ है। और सूचक इसलिए है, इस उदाहरण से समझ सकते हैं। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे आप घड़ी देखते हैं ना, घड़ी में 12 घंटे की सुइयां हैं, 12 घंटे के चिन्ह बने हुए हैं। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। तो आप क्या कहते हैं कि इस पर घंटे वाली सुई आ गई तो मतलब शनि जो है स्लो चलता है, तो वो घंटे वाली सुई हो गई। मिनट वाली सुई कौन सी है? मिनट वाली सुई बृहस्पति या शुक्र, जो भी उससे कम स्पीड में चलता है। सबसे फास्ट स्पीड में कौन चलता है? चंद्रमा चलता है, तो उसको सेकंड वाली सुई मान लीजिए। मतलब 9 सुइयां हैं और प्राकृतिक घड़ी है। तो वो जब आपके कर्म का फल आपको मिलना है, वो आपकी ग्रह दशा बता रही है। जो ग्रह योग बना रहा है, योग बनता है आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के आधार पर। कब कब क्या क्या मिलना है ये बताता है आपको वो गोचर, वो गोचर या फिर वो दशा, जिस दशा का आने वाला समय गोचर से या उस योग से जुड़ रहा है। तो ये है इसका फार्मूला। ये ठीक है, बिल्कुल। एक चलिए एक प्रश्न मैं पंडित गौतम जी से भी लेना चाहूँगा। एक समझना है एक चीज़ को, जहाँ पर सूर्य के महत्व को तो पंडित जी ऐसा होता है कि बचपन से सिखाया जाता है कि भाई सूर्य को पूजा जाना है, उनको जल अर्पित करेंगे तो ये लाभ होगा। कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि चंद्रमा को लेकर जो जानकारी है या जो ज्ञान है आम जनमानस में वो कम दिया गया है या फिर उसका थोड़ा अभाव है? जिस तरीके से आपने बताया उसका महत्व चंद्रमा का बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ त्योहारों पर ही सीमित हो जाता है क्या? या फिर ये आम जनजीवन में भी कुछ है कि भाई आप रोज चंद्रमा को प्रणाम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जहां तक सूर्य की बात है, सूर्य के कारण ही ये पृथ्वी है, सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। इसलिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, इनके अनुसार हमें जो चीजें बताई गई हैं उसके अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रति ही हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी बताई है। लेकिन क्या है कि हमने समय के अभाव के कारण उसमें से कुछ चीजों को चूज कर लिया, कुछ को छोड़ दिया। जैसे सुबह उठते ही लोग सूर्य को जल देते हैं, लेकिन साथ में ही अगर हम देखेंगे तो उसी ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो तर्पण करना, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, ठीक है, श्राद्ध आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। अब श्राद्ध पक्ष के अंदर हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पानी के अंदर कुशा डालते हैं, दूध डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, तिल डाल के हम तर्पण करते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो शास्त्र की दृष्टि से तर्पण करना डेली जो है हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह जहाँ सूर्य को जल चढ़ाएंगे वहां पितरों का तर्पण भी करते हैं, और ये निश्चित हमारे प्रतिदिन का हिस्सा। लेकिन हमने क्या किया, जागरूकता के अभाव के कारण हमने खाली सूर्य वाला हिस्सा पकड़ लिया, और जहां चंद्रमा को या अपने पितरों को प्रणाम करने वाली बात थी वो हमने छोड़ दी। डेली सुबह उठने पर नियम ये है कि आपको सूर्योदय से उठ के सबसे पहला प्रणाम आपने पृथ्वी को करना है, वो भी चीजें हमने छोड़ दी। तो ये हमने क्या है कि अपने दिनचर्या के हिसाब से, शास्त्र में तो सब चीजों के बारे में लिखा है, लेकिन हमने अपनी सेलेक्टिव और समय के अनुसार चीजों को ग्रहण कर लिया और बाकी को छोड़ दिया। महत्व तो देखिए सूर्य का भी उतना ही, चंद्रमा का भी उतना। ये एक हमारी दाई आंख है, एक हमारी बाई आंख है, तो हम नहीं कह सकते कि दाई आंख की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या बाई आंख की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सूर्य के भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन की बात है, धर्म की बात है, संस्कृति की बात है, आप देखिए आज से पहले जितने भी हमारे ऋषि थे, कवि जो भी थे, या हमारे जितने भी रचनाकार थे, मैं इसको अगर लाइटर मोड में कहूं, जितने भी कवि रहे हैं, जितने भी गीतकार रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जो गाने हैं वो चंद्रमा पर लिखे हैं, सबसे ज्यादा उपमाएं चंद्रमा को दी हैं, सबसे ज्यादा जीवन के अंदर, चाहे माँ ने अगर समझाया बच्चे को तो चंद्रमा को मामा के रूप में समझाया, बड़े होने के बाद किसी ने चंद्रमा की तुलना करी है तो अपनी प्रेयसी से करी है, किसी ने तुलना करी है तो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से उसको भगवान शिव के चंद्रमा मस्तक के रूप में करी है। तो उसको अगर बाकी तो ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो पूरे का पूरा
सिस्टम है। आप समझिए कि जो हमारा जो कैलेंडर है, जैसे आज जो सोमवार को सोमवार क्यों होता है और मंगलवार को मंगलवार कैसे आता है, इसकी भी जो गणना है पूरे विश्व को किसने दी है? वो चंद्रमा ने तो ही दी है। वो चंद्रमा के अंदर जो हमारी होराएं होती हैं, आज सूर्य के सोमवार के बाद बुधवार क्यों नहीं आता? सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? मंगलवार के बाद गुरुवार क्यों नहीं आता? बुधवार ही क्यों आता है? इसके पीछे भी जो गणित का पूरा सिद्धांत है, एस्ट्रोनॉमी का जो पूरा सिद्धांत है, वो भी हमारा चंद्रमा के कारण ही है और चंद्रमा की होरा के कारण है, उसी के कारण बेस्ड है। लेकिन क्या है कि भाई आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर पाई का मान क्या है? 22/7 ये तो पढ़ाया जाता है, जिसका कोई जीवन में कभी उपयोग नहीं होना। आपने एक बार 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, आपको जीवन में कभी नहीं पता चलेगा कि इस पिरामिड का यूज क्या था। जिस ट्रिग्नोमेट्री को आपने सॉल्व करने के अंदर घंटों मेहनत करी है, ट्यूशन पढ़ी है, डांट खाई है, मार खाई है, वो आपके जीवन में कहाँ काम आएगी कहीं नहीं पता चलता। पाई का मान के चलते हैं 22/7 होता है नहीं होता नहीं पता चलता। एक्स का मान 22/7 है, ये मान के चलते हैं होता नहीं पता चलता। लेकिन वास्तव में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल परंपराएं थी, गुरुकुल परंपराओं में जो पढ़ाया जाता था, वो यही सब हमारी वैदिक और सनातनी विद्याएं ही पढ़ाई जाती थी, जिसके अंदर ये पता चलता था कि आज अगर कोई चीज है, उसकी जो एक्सिस्टेंस है वो क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है, क्या सिद्धांत है। बिल्कुल। कारण और सिद्धांत पर आधारित जो हमारी विद्या पद्धति थी, आज उन चीजों पर आ गई है जिसका कोई भविष्य के अंदर कोई उपयोग यूज नहीं नहीं है, कोई लेना उपयोग देना नहीं है और बिल्कुल फ्रूटाइल एक्सरसाइज। ये आपने प्रश्न बड़ा अच्छा मुद्दा बड़ा उठाया है, जहाँ पर कई बार जब साइंस के विद्यार्थियों से कईयों से पूछें कि भाई या मैथ के विद्यार्थियों से पूछें कि फला फला इस थ्योरम का इस्तेमाल, इस चैप्टर का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो ये कहते हैं कि आगे बच्चों को दूसरों को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे। जब हम टीचर बन जाएंगे तो हम इसको आगे पढ़ा देंगे। लेकिन बिल्कुल मन हमारा भी करता है कि हम भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, गुरुकुल पद्धति पर लेकर जाएं और उससे वो भी लाभान्वित जो हैं वो हो। और क्योंकि अब मॉडर्न ब्लेंड होता जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता वाले भी समझ चुके हैं कि भाई ये इतनी जो एडवांसमेंट हमने करी है, वो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस की बात नहीं करते। क्या मनुष्य संतुष्ट है, क्या वो खुश है, वो नहीं है? अगर नहीं है तो क्या फ़ायदा इतने पैसे का और क्या फ़ायदा इन तमाम सुख सुविधाओं का? किसी को पुत्र का सुख नहीं होता है, किसी को मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है कि वो गोलियां खा के सो रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसी उन्नति का भी? धवन जी, एक क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सुना है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंसान के परिप्रेक्ष्य में भी है? ये नेचर के हिसाब से कि भाई उसको अभी सभी चीज़ों को साथ लेकर चला जाए, ये प्लैनेट्स को समझकर, और आप मेहनत भी करें, जी तोड़ मेहनत करें, हम लोग तो करते हैं ये जी तोड़ मेहनत, लेकिन हर चीज़ को पहलुओं को समझ के चल पाएं। और ये क्या आप इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़, क्योंकि आपने बताया कि आजकल ज्योतिष विद्या भी आप सॉफ्टवेयर्स में तो आ ही चुकी है, क्या उसका सहयोग आम जनमानस कर सकता है या फिर किसी गुरु को लेकर ही चलते रहें? नहीं, इसका बेस तो सीखना ही पड़ेगा ना। आम जनमानस कैसे कर सकता है? आम जनमानस तो जैसा आजकल बड़ा एआई में लोग देख लेते हैं और वो उसी समझ लेते हैं। नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। एआई में भी जो दिमाग डाला गया है वो किसने डाला है? वो कोई एक्सपर्ट है, कोई नहीं है एक्सपर्ट, उसमें जो माइंड डाला गया है एआई के लिए। तो जैसे कि आपने बताया, आपने पूछा, प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका, कि इसमें जो 3 शक्तियां काम करती हैं। सबसे पहले तो मनुष्य के लिए हर ग्रह महत्वपूर्ण है, ये समझना होगा। हर ग्रह कैसे महत्वपूर्ण है? हम हर ग्रह को, जैसे कि गौतम जी ने बताया कि 70 कारक मानते हैं, हर ग्रह के कारकत्व अलग अलग मानते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में मान लें, बिल्कुल सरल और सीधी पद्धति है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सरल और सीधी पद्धति इसलिए कि सभी जानते हैं कि माता का कारक है, और सूर्य जो पिता का कारक है, मंगल भाई बहन का कारक है। ऐसे करके सभी प्लेनेट हमारे परिवार के अंदर ही हैं। तो हम अगर चंद्रमा हमारा खराब है तो हम उसके उपाय करते फिरते हैं, उसके मंत्र जाप करते फिरते हैं, उसके रत्न धारण करते फिरते हैं, या और जो उपाय बताए गए हैं वो तो कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जिस
कारक है वो माता का, तो माता की प्रसन्नता भी जरूरी है। यानी माता की तो सेवा की नहीं, और हम चंद्रमा की पूजा करने के पीछे पड़े हुए हैं। या पिता का कारक सूर्य है, सूर्य खराब है हमारी कुंडली में, तो सूर्य से क्या क्या दोष होते हैं? हमारा मस्तिष्क, हमारा जो मन है चंद्रमा से, सूर्य से मस्तिष्क, सभी जानते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो एआई है, ये जो भी है सॉफ्टवेयर, गूगल की मदद से सब लोग, ये साधारण बातें हैं, ये सभी जानते हैं। तो हम सबसे पहले साधारण को जानते हुए भी चूक करते हैं, आम इंसान चूक करते हैं। वो माता की भरपूर सेवा करें, चंद्रमा अपने आप ही उसका सही होने लग जाएगा। बाकी उपाय उसके बाद जरूरत हो तो करें, पर जैसे नहीं हमारे जैसे लोग जो माता पिता से थोड़े दूर रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र के चलते, काम के चलते, वो क्या करें? वो सिर्फ इतना ही है कि माता को निराशा ना दें, माता का अपमान ना करें। अगर जहां तक आप सक्षम हैं तहां तक उनकी करें, इसी तरह से पिता की करें। भाई बहनों की मदद कर सकते हैं आप, उनकी सेवा क्या करनी है, भाई बहनों की मदद जितनी हो सके वो आप कर सकते हैं, तो उनके द्वारा आप मंगल का लाभ ले सकते हैं, जमीन जायदाद का लाभ ले सकते हैं। मंगल जिन जिन चीजों का कारक है वो आपके सुधर जाएंगे। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य सिर्फ पिता का ही कारक नहीं है, मस्तिष्क का कारक है। यानी आपको राजनीति या कोई भी नीति, हर प्रकार की नीति, अब नीतियां कई हैं, विदुर नीति है और कई नीतियां जो भी आपको समझ में आती हैं, चाणक्य से लेकर के, वो यानी सारी नीतियों का सिखाने वाला कौन है? हमारा मस्तिष्क। बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में वो बैठेंगी तभी तो होगा ना। तो उसके लिए सूर्य हमारा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। यानी तभी और हमारे सूर्य के लिए एक जो कहा जाता है कि पिता का सम्मान जो है वो पिता किया का जाए। सम्मान, पिता हाँ, का सम्मान किया जाए। अपमान, कम से कम अपमान तो ना किया जाए किसी का भी। मतलब जो भी हमारे रिलेटिव जिनसे जुड़ा हुआ है वो प्लेनेट, उनका अपमान तो बिल्कुल ही ना किया जाए। जहां तक हो सके उनका सम्मान और पंडित उनकी जी, मदद। धवन जी, ये आप जरा ये समझाइए कि जैसे आपने माता पिता का समझा दिया, ये जो भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा पवित्र होता है, भाई भाई का रिश्ता बड़ा वो होता है, लेकिन अक्सर आप देखते हैं जब एक भाई की शादी हो जाए या फिर कुछ वो अलग हो जाए या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ जाए, तो वो भी कुछ ग्रहों का खेल है क्या? वो उसमें भी कुछ, उसमें भी क्या बड़े हाँ, भाई का सम्मान कर लिया तो बात बन जाएगी? नहीं, बात तो बन जाएगी। अच्छे जो विचारधारा वाले लोग हैं वो फिर भी सम्मान करते हैं, क्योंकि इसमें एक दो पक्ष मिल जाते हैं, दो राय हैं। अब दूसरा आपका जीवन साथी है, जीवन साथी के विचार हो सकता है किस तरह के हों, अच्छे भी हो सकते हैं और नहीं भी अनुकूल हो सकते, मैच नहीं भी कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको समान भाव से देखना है, अपने ग्रह को सुधारने की दृष्टिकोण से भी देखना है, परंपरा को भी देखना है, लोक लाज को भी देखना है, समाज को भी देखना है। तो उसको देखते हुए अगर आप चलेंगे, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी रिश्ते को, जैसे शुक्र है, शुक्र क्या है? एक पुरुष के लिए स्त्री का कारक है, और स्त्री के लिए मैरिज के बाद शुक्र पति का कारक है। मैरिज से पहले बृहस्पति है उसका पति का कारक, यानी पति जब हो गया तो फिर उसका कारक शुक्र बन गया। लेकिन पति जब तक नहीं है तो फिर बृहस्पति ही उसकी मैरिज कराएगा। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरह से एक प्लेनेट का बहुत बड़ा खेल है। प्लेनेट जो है वो, उसी को हम सुधार लें, अपने घर के रिश्तों को ठीक कर लें, अपने आसपास अपने समाज को ठीक कर लें। तो इतना इतना सरल हो नहीं पाता। एक राय में हेमा गुप्ता जी से भी मैं लेना चाहूँगा। हेमा जी, एक पारिवारिक कलह जो हैं, आज ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी तो वो बता रहा था कि अभी उसकी उसकी माता जी का जो झगड़ा हो गया उसकी धर्मपत्नी के साथ हो गया, और वो बात बहुत आगे बढ़ गई और क्रोध में काफ़ी शब्दावली का इस्तेमाल दोनों की तरफ से जो वो कर दिया गया। ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब पुरुष साथ दे तो किसका दे? माँ का साथ दे तो फिर पत्नी नाराज हो जाती है, अब पत्नी का साथ दे तो माताजी नाराज हो जाती हैं। अब क्योंकि बात मैं चंद्र की कर रहा हूं तो फिर वो माता का अगर कारक है रिलेटेड अगर बताया जा रहा है तो ये वाली दुविधा को भी दूर करिए हेमा जी, कि भाई ये जो आपसी कलह घर में हो रहे हैं, बड़े अमीर अमीर घराने हैं, लेकिन वहां पर देखिए अगर बहू और सास की नहीं बन रही तो फिर वो घर तो बिल्कुल स्वर्ग नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल। शिवम जी, जैसे मैंने बार बार ही कहा कि हमारा चार्ट ही सब कुछ बताता है। अब देखिए, चंद्रमा जो है कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है किसी के भी चार्ट में,
तो जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो कर्क राशि चौथे घर को रिप्रेजेंट करती है। चौथा घर जो है वो कर्क राशि का घर, चंद्रमा का घर माना जाता है, जो सुख का कारक है। आप ये देखिए ना, सबसे ज्यादा सुख एक बच्चे को माँ की गोद में मिलता है, ठीक है, माँ का दूध पीने से सबसे ज्यादा सुख मिलता है, उससे ही बच्चा पल के बड़ा होता है। तो चंद्रमा दूध का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है और चौथे घर का कारक है। जिसका भी चौथा घर पीड़ित होगा, चाहे वो वेस्टर्न चार्ट हो चाहे वो इंडियन चार्ट हो, ठीक है, उसके घर में कलह तो रहेगा ही रहेगा। अब अच्छा। क्या है, चौथा घर हो गया, चौथे घर का लॉर्ड हो गया। अब सपोज आप काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे घर का लॉर्ड हो गया चंद्रमा, चंद्रमा बैठ गया छठे में, माँ रोगी रहेगी, घर में हमेशा झगड़े होंगे और ऐसे लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे सारी प्रॉपर्टीज के लिए लिटिगेशन में उनको जाना पड़ेगा। ये सूत्र है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी मैलेफिक ग्रहों का इम्पैक्ट आ गया तो ये पूरी तरीके से होगा ही होगा। पर इसका उपाय भी बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का हित कर देंगी अगर आप बता देंगे। पंडित जी पर भी आऊंगा लेकिन आपसे पहले। हाँ शिवम जी, इन स्टोरीज का ना कोई उपाय नहीं है। अगर मैं सही भाषा में बताऊं तो ऐसे तो आपको बताने वाले बहुत दुनिया में एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे, आप ये पूजा करा लीजिए, ये नग पहन लीजिए, कुछ उपाय इनका नहीं है। आपको अपने चार्ट को समझ के चलना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप कहीं जा रहे हैं, आपने गूगल मैप लगा लिया, आपको दिख रहा है आगे 15 मिनट का जाम है, अब आप ये कहिए कि आप कोई उपाय बता दीजिए, तो भाई आप अपनी गाड़ी में पंख तो लगा नहीं सकते हैं। आप क्या उसको हेलीकॉप्टर बना सकते हैं? आप हवा के रास्ते से जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। आप सिवाय बैठ के इंतजार करने के कुछ नहीं कर सकते। अगर आप साथ वाले को बोलेंगे, हॉर्न मारेंगे अननेसेसरी, तो उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से ना जो उपाय होते हैं उनसे कुछ बदलने वाला नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं बदलता। अब बदलता किससे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरा ये है कि हेमा जी घर टूटने से बचें, मतलब ये बड़ी आम समस्या हो रही है न्यूक्लियर फैमिली में, जहां बहुएं साथ साथ ना भी रहें फिर भी उनका विवाद हो जाता है। दो दिन मिलना है लेकिन झगड़ा हो गया। हाँ। मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। जब हमें ये पता होता है कि हमारे चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, तो इंसान को क्या करना होता है, वही चीजों को बड़े प्यार से सॉर्ट आउट करना होता है फैमिली में। जब आपको पता है कि आपके चार्ट के अंदर या आपके बच्चों के चार्ट में फैमिली डिस्प्यूट्स है, तो पेरेंट्स को क्या करना होता है कि टाइम रहते ही उन चीजों का डिवाइडेशन खुद करना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखे होंगे, वो इन पे फैसला नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं भाई जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारी ग्रिप में सब कुछ रहे और वो आगे ना जाए, ठीक है। तो इसी तरह की सारी गेम होती है फैसलों की, कि आप फैसले अपनी फैमिली में कैसे ले रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ जीवन की जो इन कठिनाइयां हैं उनको देख के समझ के उन पे समझौता करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। समय के क्या अनुसार छोड़ा, समय के अनुसार, बिल्कुल, किसने क्या छोड़ा, किसको ज्यादा मिला और किसको कम मिला, इस पे आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। बड़ों को तो देखो हमेशा सब्र रखना ही पड़ता है, बड़ों को हमेशा छोटों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मैंने ये देखा है लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है लोगों में। हर इंसान स्वार्थी आज की डेट में। सबको लगता है, कहने को आप फैमिली बोलते हैं, चाहे वो सास हो या बहू हो, तो सबको ये लगता है, सास ये चाहती है कि सब कुछ मेरे ग्रिप में रहे, बहू ये चाहती है कि मैं जिस दिन घर में आऊं भाई सब कुछ मेरे नाम पे याद हो जाए, या मेरे जो आजकल पारिवारिक रिश्ते चल रहे हैं, देखिए मैं उनके लिहाज से आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब ये इतना, लेकिन कुछ तो होगा। आपसे तो मैंने थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन हाँ, रूट डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप जाएंगे, थोड़ा आराम से गाड़ी में बैठ जाएंगे, एसी को सेट कर लेंगे, थोड़ा तनाव तो कम हो। तनाव ही पंडित जी, गौतम जी, क्या केवल तनाव ही कम कर सकते हैं या कुछ उपाय भी कर सकते हैं ऐसे मामलों में? ये प्रश्न ना बहुत बार आता है, और लाइटर मोड में अगर मैं कहूँ, हाँ, कि सुनने में लाइटर मोड है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है। नहीं देखिए साहब, ये स्थिति और ये परिस्थिति हर घर में है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ ये स्थिति ना हो, ठीक है। मैं अपने घर की भी बात कहूँ तो हाँ, सभी अब मैं इसको बड़े अलग तरीके से देखता हूँ इस विषय को। एक नाव आप बैठे हैं, आपकी पत्नी और आपकी माधो और तीनों बैठे हैं, नाव रही है डूब। अब आप किसको बचाएंगे? ये कोई कोई भी नहीं रहा है, लेकिन सवाल है, ये प्रश्न घर में अगर पूछ दिया तो फिर लड़ाई हो जाएगी। कि आप पत्नी को बचाओगे या माता को बचाओगे? आप समझ रहे हैं बात को?
तो निश्चित तौर पर ये जो प्रश्न है इस तरीके के हर परिवार के अंदर आज की तारीख में स्थितियां हैं। लेकिन मैं फिर वापस से कहूंगा आपको, अगर आप सही के अंदर भारतीय जनमानस हैं, भारतीय पुरुष हैं और धर्म में थोड़ी भी आस्था रखते हैं, तो आप बिना प्रीजुडिश हुए, बिना बायस्ड हुए आप वही कार्य करेंगे जो सही है। गलत को गलत कहेंगे, चाहे पत्नी हो। हाँ, ये जरूर है कि माँ को हमेशा एग्जम्पशन रहेगी और हमेशा रहेगी। माँ एक एज के ऊपर जाके, जो हमारे बड़े हैं 70 साल 75 साल की उम्र में जो माँ की आयु होती है, आप उसे समझाना आसान नहीं है। ये एक वास्तविक दृष्टि है। तो ये संस्कार की श्रेणी में आ गया फिर तो, कि संस्कार ऐसे डालने बच्चों पे? नहीं, मैं तो कुल मिलाकर ये बचता है कि आपको एक तालमेल बना के रखना पड़ता है, और तालमेल तभी बन के काम करता है जब आप, ठीक है, अगर पत्नी की रुख, हमेशा मैं आपको वापस से कहता हूं कि माँ की गलती आप निकाल नहीं सकते और पत्नी को आप सिर्फ समझा सकते हैं। और इसके लिए जो उपाय घर के अंदर शांति के लिए चाहिए होता है कि ऐसी स्थिति अगर बने तो कैसे निपटे, या ऐसी स्थिति ना बन पाए। इसीलिए आपने देखा होगा, पहले हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो गाय का जो उपला हुआ करता था, उस उपले की धुनी बना के डेली घरों के अंदर मिट्टी का एक वो हुआ करता था, जो आजकल सिर्फ नवरात्रों में, दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में बहुत दिखता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में इसका धुना जो है, लेकिन वो मैं आपको बताऊं, पहले उसका प्रयोग, पीली सरसों का प्रयोग, उस धुनी का प्रयोग तकरीबन हर दिन होता था, हर घर में होता था। अच्छा। और यही कारण था कि ये छोटे छोटे से जो उपाय थे, ये घर में आपसी इस तरीके के टकराव को रोका करते थे। ये जो सास बहू का झगड़ा, नंद भाभी का झगड़ा, इस तरीके के टकराव को रोकने के, देखिए, बीइंग ए कंसल्टेंट, मैं आपको बताऊं, मैं 11th क्लास में था, मतलब 87 से मैं एस्ट्रोलॉजी में कर रहा हूँ जी। 22 साल मेरा टीवी का कैरियर है। जब डिजिटल मीडिया शुरू हुआ था तब से मैं टीवी पर आ रहा हूँ, और 22 साल एक बहुत इनफ टाइम होता। अब तो मैं कहता हूँ कि एक रिटायरमेंट वाली जो एज होती है ना टीवी की, वो है, उस तरीके की है। नहीं तो ग्रहण के शो में बैठ के लगातार 8-8 10-10 घंटे डिबेट करते थे। तो 22 साल 23 साल का कैरियर हो गया टीवी के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें आई, लेकिन अनुभव के आधार पर जब चीज आप अनुभव से सीखते हो ना, एक्सपीरियंस से, वो शायद किताब से भी नहीं सीख पाते। किताब पढ़ के आप किसी का ऑपरेशन करना नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको ट्रेन डॉक्टर के अंदर ही काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यही एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कंसल्टेंसी में जब थे, कंसल्टेंसी होती थी, तकरीबन हर घर की समस्या ये थी। तकरीबन हर घर जो गृह कलेश जो शब्द है था, वो किस कारण से था? वो गृह कलेश जो शब्द था, वो उसके पीछे की उत्पत्ति ही यहीं से हुई है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जिस घरों के अंदर आज भी नियम से पूजा पाठ, भोग इत्यादि, धुनी, ये पीली सरसों का प्रयोग या ये सब चीजें होता है, वहां इन चीजों की संभावनाएं न्यूनतम होती है। वहां भले ही न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों ना हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है। 2 क्षण के लिए अगर कोई रूठा है तो तीसरे क्षण वो मान के वापस से पानी में पानी और दूध में दूध मिल जाता है। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आती कि मतलब इसको चुनना है या उसको चुनना है, जो आपका मूल प्रश्न है कि जहां घर एक ऐसे संकट पर आके खड़ा हो जाए, पत्नी अल्टीमेटम दे दे, या तो इसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जा रही। ये स्थिति होती है, ये समाज में आती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी होती, आपने अगर अपने घर के अंदर वैसा माहौल नहीं छोड़ा होता, अब आज की तारीख में कह भाई गाय का उपला कहाँ से लाए, धुनी कहाँ से लाए, आज भी सब चीजें उपलब्ध है, बाजार में हर चीज उपलब्ध है। अमेरिका के में या लंदन के अंदर हिंदू मॉल्स बने हुए हैं, इंडियन मॉल्स बने हैं, वहां तक पूजा की हर वो चीज उपलब्ध है जो दिल्ली में आप चांदनी चौक से ले सकते हैं। तो सिर्फ यही है कि आप अपने नियमों को मानिए, घर के अंदर ऐसा माहौल करिए कि जहां निश्चित तौर पर मानिए, ये इस तरीके के जो टकराव हैं, चाहे सास बहू, नंद भावज हो, या ये जो पुरुष के लिए ऐसी प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, ये भी तो कहीं ना कहीं सोच है, एग्रेशन है। और एग्रेशन का कारण कौन है? वापस से चंद्रमा ही तनाव लाएगा, चंद्रमा ही तनाव शांत करेगा, चंद्रमा ही ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, चंद्रमा के कारण ही आपकी जबान पे कटु शब्द आएंगे। तो वापस से मैं वही कह रहा हूँ कि जीवन में जो भी कुछ तात्कालिक होता है वो चंद्रमा के
कारण होता है बृहस्पति और शनि जैसे जो ग्रह हैं, इनकी जो इसके कारण जो घटनाएं हैं वो दीर्घकालीन है। बिल्कुल। लेकिन जो परिस्थितियां कह लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट होती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का रोल होता है। इसलिए कभी भी जब क्वेश्चन आए कि नाव अगर डूब रही है, मुझे किसे बचाना है, तो उसका जवाब होना चाहिए कि भैया मैं जैसे बचा। नहीं मैं तो ये लेकिन कह रहा हूँ कि मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, नाव डूबे ना, ऐसी कोई लकड़ी दे दीजिए कि वो नहीं, नाव का छेद बंद मैं मैं कर दूं कि भाई नहीं ये मैं डूबे ना। वही वापस से कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे पीली सरसों का उपाय, गाय की उपली की धुनी, हाँ। ये सब उसमें गुग्गल लोबान, सरसों का तेल, काली सरसों, ये सब करके एक बार आपने बड़ा अच्छा बताया। तो एक जो आता है वो मिट्टी का धूना करने वाला, वो ले लिया, उसमें गोबर का उपला डाल दिया, पीली सरसों डाल दी, और बता दीजिए ताकि उपाय बता दें, क्लिप बना देंगे इसकी। गुग्गल लोबान इत्यादि का आप करिए, सायंकालीन प्रयोग करिए, सूर्यास्त के 40 मिनट के बाद करिए या जब समय मिले करिए। निश्चित तौर पे उसके बड़े अद्भुत फल हैं घर की सुरक्षा, घर की सुख शांति को लेके। मैं आपसे क्या कहा था कि हमारे यहाँ वेद में मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान 5 चीजें बताई हैं। 5 में से 3 भी चीज हमने फॉलो कर ली। आप मान के चलिए सब कुछ सही है। तुरंत का आवेश इतना कठिन होता है कि एक आवेश में करी हुई जो गलती है मनुष्य जीवन भर भुगतता है, जीवन भर भुगतता है एक आवेश में करी हुई गलती। और आवेश को शांत करना वो सिर्फ वो चंद्रमा से जुड़े हुए जो उपाय हैं वो ही कर सकते हैं। ये पंडित जी आपने बड़ा ये अच्छा बताया। काफी जो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं या फिर जो किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, क्रोधवश किसी को मार देना, किसी पर हाथ उठाना या कुछ कटु शब्द इस्तेमाल करना, ये जो बेहद खतरनाक स्थिति, वो पछताते बहुत हैं कि उस दिन अगर मैंने अपने गुस्से को पी लिया होता तो मैं बच जाता। हाँ। शिवम जी, कितने इंसिडेंट आपने टीवी डिबेट्स में देखे होंगे जहां लड़ाई झगड़ा हुआ लाइव में और लोग 1-1, 2-2 महीने की जेल काट कर। लाइव टीवी डिबेट में एग्रेशन कंट्रोल ना कर पाना, एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाना। हालांकि 2 लोग, उनका नाम नहीं लूंगा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो सिर्फ इस बात पे उन्होंने साथ वाले को पैनलिस्ट के साथ मैन हैंडलिंग कर ली और मैन हैंडलिंग के कारण पुलिस आ गई और 1 महीने की जेल काट के आनी पड़ी। ये सब मैं बता रहा हूँ। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हम लोग जहाँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, हम वहां भी अपने मन और मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां भी ये सब चीजें हो जाती हैं। ये तो शुक्र है ज्योतिष का शो है। अगर इसी में आपने बिठा लिए होते 3 साइंटिस्ट तो देखिएगा यहाँ भी क्या वाक द्वंद शुरू हो जाता। अरे पंडित जी, थोड़ी देर पहले 2 ज्योतिष आपस में लड़ने वाले थे। वो HS रावत जी हमारे साथ थे और एक और ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। तो एक ने दूसरे को कुछ टिप्पणी कर दी तो पहले तो सभी ने सहा, फिर उन्होंने अंत में कहा कि मान लीजिए, एक मैं सवाल अपने ज्योतिषाचार्य भाई से पूछता हूं कि 1 गिलास पानी अगर आपके पास है और आपको बड़ी प्यास लगी हुई है और आपको दान भी करना है, तो क्या वो आप पानी पिएंगे या वो आप दान करेंगे? तो उसके जवाब में ही एक तरीके से बहस होने वाली थी। तो वह हर जगह संभावना है, वही है, संयम बरतना बहुत आवश्यक यहाँ पर होता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर धवन जी, जो उपाय इन्होंने बताया, अब ये कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ा हुआ मुझे तो लगता है। मेरी जितनी बुद्धि मुझे अनुमति दे, आप लोग सब विद्वान हैं, बहुत सीख रहा हूं मैं और जनता भी बहुत। उपाय मेरा ये रहता है कि खबर बता के बात खत्म नहीं करनी है, समाधान भी है। चंद्रमा तो हम दिखा रहे हैं, चंद्रग्रहण हो रहा है, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे जो चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, माँ से जुड़े हुए, और आपने जो शुक्र से, पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए, उसके उपाय में इन्होंने एक बड़ा अच्छा उपाय बताया कि वो आप धुना करिए गोबर के उपले से। मेरे घर में भी गोबर का उपला पड़ा हुआ है, हालांकि मैं भी वो बड़ा पैकेज आ जाता है, उसको जला के शाम को हम लोग कर लेते हैं। तो क्या उससे हो जाएगा या फिर पूरा प्रोसेस इस तरीके की और भी चीजें कुछ हैं जो आप समझाना चाहें? ये जो उपाय हैं ना, ये अच्छे हैं, लेकिन ये अल्पकालिक उपाय हैं। मतलब ये परमानेंट उपाय नहीं हो सकते। परमानेंट उपाय के लिए तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा है? हमारे आचार्यों ने वर्ण व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा है। अब वर्ण व्यवस्था को आजकल कोई समझता ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? आपकी एक एज है जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं है, 25 साल तक आपको सात्विक व्यवहार करना है।
और लोग परंपरा का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये भी है। और उसके बाद फिर दूसरी स्टेज आ जाती है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के जो नियम हैं, जब पंडित जी शादी करवाते हैं तो उसमें वो नियम पढ़ करके सुनाते हैं, दोनों को एग्री कराते हैं, तो उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता? कोई सुनता ही नहीं ना ध्यान से उसको। हाँ, वो इग्नोर कर देते हैं। अब ये वर्ण आश्रम में जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम है। अब 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। भाई, वानप्रस्थ का मतलब क्या है? तुम घर के अंदर दखल अंदाजी देना बंद कर दो, तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तुम्हें डायबिटीज नहीं होगी। कब होती है ये? ब्लड प्रेशर होता कब से शुरू हुआ है? आप देखो ना, 50। यही, हाँ, 50 के आसपास ही शुरू आजकल होता थोड़ा है। जल्दी होने लगा है, पर जल्दी होने लगा है तो रिटायरमेंट भी जल्दी होनी चाहिए। मतलब इस वर्ण व्यवस्था को अगर 100 साल का माना गया था, तो उसको 80 साल मान करके 20-20 साल कर दो, तो 20-20 साल कर देने से वो ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा हैंड ओवर करते चले जाना चाहिए, परिवार बच्चों के हैंड ओवर करते चले जाओ। अब मोह तो है मेरे को, भाई, हाय मेरी ये चीज, हाय मेरी वो चीज। तो बताइए, तो उसका कारण क्या बनेगा? फिर उसके बाद संन्यास तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। 80 साल तक तो आप मोह माया को लेकर के बैठे रहते हैं। और ये जो क्लेश की जड़ है, यानी मोह माया अहंकार, इनमें से जो 8 दोष बताए गए हैं, एक भी आ जाए तो बाकी 7 तो अपने आप ही आ जाते हैं। मोह तो माया, ये, और अब इसमें ईगो जिसको कहा जाता है, अहंकार। हाँ, अहंकार भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, ये 8 दोष तो कहे गए हैं। लेकिन डॉक्टर सभी धवन जान, जी, एक ईगो होता है, एक होता आत्मसम्मान, और एक होता है कि भाई आपको थोड़ा सा पराक्रमी भी होना पड़ता है। अब जैसे प्रभु श्री राम की बात की जाती है तो वो बहुत विनम्र भी थे, पराक्रमी भी थे। तो हर कोई प्रभु श्री राम जैसा तो नहीं बन सकता। अब उनका आप अगर पालन करते हैं, जैसे मैं मानता हूं, तो मैं उनका पालन जरूर करता हूं, पर मैं कहता हूं क्या ये एक मानव जीवन में, एक मानव के लिए ये करना ठीक है, उचित है? हाँ ठीक है, उनके आदर्शों का पालन कर सकते हैं, लेकिन उतना विनम्र होके कहीं ये बेहद कुछ थोड़ा खतरनाक नहीं हो सकता किसी किसी व्यक्ति के लिए? नहीं, वो बात ठीक है बिल्कुल आपकी, जहां जिसकी जरूरत है वहां वैसा होना पड़ता है। भगवान श्री राम भी समुद्र के सामने कैसे हो गए थे? क्षमा योग्य नहीं है, उन्होंने समझ लिया था, धनुष बाण उठा लिया था। तो इसी तरह से हमें सिखाता कौन है? ये बेस ठीक नहीं है। हम अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम वो आचार्य वाली पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। मतलब हम गुरुकुल में जा करके जो शिक्षाएं मिला करती थी, वो तो गायब हो चुकी, खत्म हो चुकी। कम से कम उसको किताबों में ही पढ़ लें, कहीं तक तो उसको 10-20% भी अपने जीवन में उतार लें तो काफी कुछ सुधार हो सकता है। घरों के अंदर जो क्लेश होते हैं, ये 8 दोष ही होते हैं। इसमें हमें 40 या 50 के बाद तो कम से कम इनको साइड लाइन करते ही चले जाना चाहिए। जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, उनको हम बढ़ा लेते हैं, जरूरतें और आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करते चले जाना चाहिए, अपनी संतान को हैंड ओवर करते चले जाना चाहिए, और ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अपनी मुक्ति की तरफ ध्यान दे करके आगे बढ़ना डॉक्टर धवन जी, चाहिए। जैसे जो उद्योगपति हैं, जो अपने कार्य में हैं या जो धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनका एक्सपीरियंस भी, जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आपका योगदान भी तो बढ़ता जाता है, वो बढ़ना चाहिए। हाँ, हैंड ओवर। हाँ, ये भी वानप्रस्थ में ही आ जाता है। देखो, हम समाज के लिए हो जाते हैं इस उम्र में, हम परिवार के लिए नहीं, ज्यादा समय समाज के लिए दें। तो समाज के लिए, अब जैसे टाटा जी की बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या किया? कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब जितना धन उन्होंने अपनी कमाई की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने परोपकार के कार्य में लगाया। वाकई बिल्कुल ठीक बात है, लगाया। तो ये है एक्चुअली जिसको हम तीसरा कहते हैं, यानी बिल्कुल, वानप्रस्थ आश्रम का बिल्कुल, बिल्कुल, नियम। तो बिल्कुल। यहीं से सुख होता है। आप किसी को देते हैं तो कितना सुकून महसूस करते हैं। ब्लड प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं है। ब्लड तो प्रेशर का ये तो ऐसा भी है कि कुछ लोग मन में बहुत कुछ रखते हैं, और वो मन में रखते रखते हाँ, ईर्ष्या किसी ने द्वेष जरा वही सा कुछ 8, कह दिया, हाँ और ईगो वही ऐसी 8, जोरदार हर्ट हाँ होती है कि भाई वही मुझे कैसे। अष्टदोष। हाँ, हाँ, वही है, सब 8 दोष ही तो कारण माने गए हैं मूल रूप से।
इसमें हनुमान जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हनुमान जी एक बल की जब बात करी जा रही थी तो हर कोई कह रहा था इतना बलशाली उतना बलशाली, तो कितना बल है वो कहते जिसका अपना बल है वो बताए, जिसका खुद का बल हो, स्वयं का बल वो बताए। तो इतना समर्पित भाव रहकर भी क्या चला जा सकता है। हेमा, हाँ 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 जी, आप पे फिर आऊंगा मैं, आप पर फिर आऊंगा। हेमा गुप्ता जी से एक महत्वपूर्ण सवाल। हेमा जी, आम जनमानस जब है वो चाहे चंद्र ग्रहण हो, वो डरता है कि नकारात्मक कुछ प्रभाव मेरे पर ना पड़े, मुझ पर ना पड़े, मेरे परिवार पर ना पड़े, मेरे कार्यक्षेत्र पर ना पड़े, मेरी जो मेहनत के साथ जोड़ जोड़कर पैसे की कमाई और वो तमाम चीज़ें, उस पर असर ना पड़े। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कुछ लक्ष्य वो अचीव नहीं कर पाया लाइफ में, किसी किसी के साथ होता है कि 40 पार हो जाता है लेकिन उनको संतान सुख प्राप्त नहीं होता, उसका उपाय वो करते हैं। कोई कोई 50 वर्ष की आयु तक घर नहीं वो बना पाते, ऐसे भी लोग हैं। वो बड़े परेशान रहते हैं और वो बड़े ग्रसित रहते हैं उससे। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई कभी खुश रह पाते हो, चाहे वो बड़े आराम से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्या जो चीज़ आप मिस कर चुके हैं, मान लीजिए कि भाई पढ़ाई कोई मिस कर लिया तो आगे जाके पढ़ ले, कि भाई नहीं मैं 20 में नहीं कर पाया तो मैं 30 या 40 में मैं कर लूँगा, कोई बड़ा कोर्स कर लूँगा। क्या समय बीत जाने के बाद भी आपने, ठीक है आपने कहा बहुत कुछ बदलाव नहीं, लेकिन संभावना ज्योतिष के माध्यम से कुछ वो आती है क्या कि नहीं ठीक है मैंने पहले पैसा नहीं जमा किया तो आज मैं 2 रुपए बचाऊंगा? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ हाँ शिवम जी, वो बिल्कुल आती है। और आप ये देखिए, इंसान के जीवन में जो दशाएं मिलती है उसे 120 साल की दशाएं होती है। बहुत बार क्या होता है कि आप पूरे जीवन में जो नहीं कर पाए, आप सडनली 70 साल की उम्र में वो करना शुरू कर देते हैं। अब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आप देखिए, बाइडेन को यूएस की सत्ता मिली 76 ईयर की एज में, ठीक है। जबकि आप अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप देखिए कि उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। उन्होंने क्या क्या दुख सहे, मतलब इतने दुखों से वो निकले हैं अपने जीवन में। उसके बाद जाके 76 ईयर की एज में वो प्रेसिडेंट बने यूएस के। तो कहीं ना कहीं हमारे चार्ट की दशाएं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आपने घरों की बात की कि लोगों के जीवन में घर नहीं बन पाते, तो आप ये समझिए सबकी किस्मत में मकान नहीं होते। 140 करोड़ का हमारा देश है, तो आपको क्या लगता है कि सब लोगों के पास घर है रहने के लिए, या सब लोगों के पास गाड़ियां हैं रहने के लिए? तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सेटिस्फाइड किन चीजों से हो। देखिए, आप ऐसे लोग ले लीजिए कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास, उनको नहीं पता कितनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतनी धन संपत्ति है लेकिन फिर भी छोड़ के चले गए, फिर भी वो दुखी रहे अपने जीवन में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किराए के घरों में रहते हैं और बहुत सुखी जीवन, उनके घर में इतनी खुशहाली रहती है, लोग, पूरा परिवार खुश रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पास नहीं है हमें उसका दुख मनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, अपने परिवार के साथ है और आप हेल्दी हैं, तो आप ये समझिए उससे सुखी जीवन कोई नहीं है। पहली चीज तो ये, आपके जीवन में कोई लिटिगेशन नहीं है, आपके शरीर के अंदर कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपके परिवार के सारे लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सब में एक यूनिटी है और आपका परिवार बंधा हुआ है। तो आप ये समझ लिए, इससे बढ़िया कोई सुख नहीं है। अब मैं बात करूंगी कि भगवान राम की, जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, आपने उनके पराक्रम की बात की, लेकिन आप एक पॉइंट भूल गए, आपने उनके त्याग की बात नहीं की। वो सुबह राजा बनने वाले थे और क्या हुआ, उन्हें छोड़ के वनवास जाना पड़ा। किसके कहने पे? अपनी स्टेप मदर के कहने पे, ठीक है। आजकल लोग अपनी माता की बात नहीं सुनते, और वो तो उनकी स्टेप मदर थी, वो कह सकते थे कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उनके जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो वनवास जाने के बाद ही था, अदरवाइज वो भगवान राम किसी के लिए नहीं होते। उनके जैसे कितने राजाएं आए और चले जाते, कितने राजाएं आए हैं ना हमारी, आप मैं वही कहता हूं कि हेमा कि भाई जब भगवान की भी बात करते हैं तो उनके दुख के साथ अपने दुख की तुलना करें तो हमारा तो दुख ही क्या, पिता का गुजरना, उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होना, वो तमाम चीज़ें, राजपाट को एकदम से वो चला जाना, वो तमाम चीज़ें, और उन पत्नी के साथ क्या होना, ये बहुत ऐसे विषय हैं कि आप व्यक्ति कहें कि भाई भगवान राजा हुए लेकिन उनका त्याग नहीं। शिवम जी, यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे उनके दुख की बात नहीं कर रही,
हाँ। मैं यहाँ पे उनके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। हाँ। आप ये देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन में कोई दुख नहीं था। हम्म। उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ा, छोड़ने के बाद वो भगवान बुद्ध बने। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल लाइफ ना ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है और बिल्कुल। आपसे आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए कहती है। हम्म। एक इंसान सालों साल नौकरी करता रहता है एक जगह, हम्म। ठीक है, और उसको उसमें कंफर्ट आ जाता है। वो ये सोचता है भाई 9 घंटे मेरे को ऑफिस में लगाने हैं, लेकिन मैं काम तो 4 घंटे का ही करता हूँ। बेशक मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ 9 घंटे, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है वो सिर्फ, मेरा काम तो 4 घंटे में खत्म हो जाता है, बाकी तो मैं बैठ के सिर्फ टाइम पूरा करता हूँ, अपनी अटेंडेंस पूरी करता हूँ। लेकिन आपको पता है, जब वो अपने इस कंफर्ट जोन से निकलेगा, तब आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए लाइफ का। हम्म। तो वही है कि लोगों को अपने कंफर्ट जोन में लोग सालों साल पड़े रहते हैं बिल्कुल, और और उससे जब बाहर वो निकलना निकलते हैं, बहुत बहुत जरूरी है। एक बार यस, रजनीश के पास आपको में अपने जाना स्ट्रेस से हाँ, निकलना पड़ेगा। एक बार आपके पास आऊंगा, लेकिन रजनीश मेरे साथ बने हुए हैं इस वक्त लगातार। वो दृश्य भी दिखा रहे हैं और वो पीछे प्रोजेक्टर में पिक्चर भी जो है लगातार चेंज होती जा रही है। रजनीश, ओवर टू यू। देखिए शिवम, अब जो है वो जो ग्रहण का असर है वो खत्म होना शुरू हो चुका है और तकरीबन जो कहा जाए 25% जो मून है, मैं अपने आसमान में दिखाना चाहूँगा, 25% जो मून है वो वापस नॉर्मल हो रहा है। आप साफ तौर पर विजुअल्स में देखिए कि किस तरीके से जो ग्रहण का असर था वो चंद्रमा पे से अब खत्म हो रहा है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरी तरीके से चंद्रमा जो है वो ग्रहण के जो आगोश से बाहर आ जाएगा। 25% के आसपास साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब जो है वो चंद्रमा पहले की तरह जो है वापस दमक रहा है और जो ग्रहण था वो लगातार खत्म हो रहा है। तो अब जो जिस वक्त का इंतजार पूरा भारत कर रहा था वो वक्त आ गया और चला गया और अब चंद्रमा वापस जो समय है, जो वक्त है, वो वापस नॉर्मल होने की दिशा में चल रहा है। जिस तरीके से मिथ्स जो थे और साइंटिफिक जो कारण थे, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो उसके मुताबिक अब जो है वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो चुकी हैं। मिथ की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से लोग मिथ्स को मान रहे थे कि ग्रहण में बाहर नहीं निकलना, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकले, बच्चे बाहर ना निकले, तो अब वो चीज़ें खत्म होनी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक के आसपास पूरी तरीके से जो जो ग्रहण है वो खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको दिखाया, एक बार दोबारा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ शिवम, कि लगभग 25% जो है वो जो ग्रहण का असर है वो चंद्रमा पे से खत्म हो चुका है। और आप चंद्रमा को भी अब आप विजुअल्स में साफ तौर पे मुझे लगता है देख पा रहे होंगे। मेरे विजय बहुत कोशिश करें, देखिए ये 25% के आसपास जो है वो ग्रहण का असर इस समय खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे तक जो है ये पूरी तरीके से जो ग्रहण का असर है वो चंद्रमा पे से हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश, मैं कहूँगा आप वो तस्वीर दिखा के रखें, आप कैमरामैन से बोलें थोड़ी देर के लिए वो तस्वीर वो हमें दिखाते रहे। मैं एक्सपर्ट से इस पर भी राय ले लेता हूँ। और ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से ग्रस लिया गया है। ये देखिए, ये वो दृश्य है, ये वो दृश्य है। आप देखिए किस तरीके से ये चंद्रमा को ग्रहण जो है लगा हुआ है। एक बार मैं जाना चाहूँगा अपने मेहमानों के पास, उनसे भी मैं राय उनकी लूँगा। ये तस्वीर आप जब देखते हैं पंडित गौतम जी, तो ये किस जो कहा जाता है कि ग्रहण लग गया, तो ऐसा लग रहा है कि समेट लिया है चंद्रमा को, अपनी आगोश में ले लिया है। और थोड़ा सा डर का भाव भी है कि मन तो चंचल करता ही है चंद्रमा। लेकिन ये दृश्य आप देखें तो इसको थोड़ा अपनी भाषा में अगर आप समझा पाए। देखिए, ये जो अभी विजुअल नजर आ रहे हैं जिस प्रकार के, इसे कहते हैं कि जो ग्रहण है वो अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। ग्रहण के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है स्पर्श करना जब ग्रहण शुरू होता है, एक होता है मध्य के अंदर जब ग्रहण पूरी तरीके से लग चुका होता है, जब चंद्रमा दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, और जब उसकी लालिमा जब दिखनी शुरू हुई थी, वो उसका मध्य था। अब कहते हैं अब ग्रहण मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ग्रहण समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और राहु और केतु के जो जकड़ के अंदर था उससे वो अब निकल के अपनी नॉर्मल स्थिति के अंदर आ रहा है। और जैसे ही इसका मोक्ष होगा, सभी लोग जितने भी, जैसे आपने कहा वाराणसी के अंदर दशाश्वमेध घाट पे हजारों की संख्या में है, इसी तरीके से हरिद्वार में जहां जहां पवित्र नदियां हैं वहां लोग उसके किनारे बैठ के मंत्र जाप में, पूजा में, हवन इत्यादि में लगे हुए हैं। और जैसे ही ग्रहण का मोक्ष काल होगा, वैसे तब लोग अपनी शुद्धि करके, सब जगह की शुद्धि करके, स्नान करके, वस्त्र बदल के, जनेऊ होता है जैसे जनेऊ पहनते हैं,
यज्ञोपवीत जिसको कहा जाता है उसको बदलेंगे, और तब जाकर उसको कह लीजिए कि तब ग्रहण का मोक्ष माना जाएगा। यानी ग्रहण का जो काल है, जो सूतक लगने से प्रारंभ हुआ था, हाँ। वो शुद्धिकरण के बाद में समाप्त हो जाएगा। यानी कि ग्रहण के स्पर्श से लेकर और ग्रहण के मोक्ष तक का जो समय होता है जी। उसे ग्रहण का काल कहते हैं। अब इसको पंडित हम जी, क्योंकि अंत के समय में आ गए हैं हम, बेहद अंत के समय में, क्लोज में, अब अंत में क्या करना चाहिए? ये तस्वीरें तो हमने दिखाई, जब खत्म हो जाएगा कल की दिनचर्या भी जरा सा बता दीजिए शॉर्ट में, आप भी और सभी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट हाँ, पे हाँ। इसका जैसे ही कल सुबह जो मंदिर खुलेंगे, जी। सबसे पहले उनका गंगा जल से और शुद्धिकरण होगा। और घरों का और भी, वैसे घरों का भी करें। घरों के भी जो मंदिर हैं, देखिए घरों के मंदिर के भी कपाट जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और जितनी भी चीजें होती हैं खाने की उनमें तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है, गंगा जल रख दिया जाता है, और सुबह के टाइम में गंगा जल से ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिक्रियताम ओम। और मंत्र जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, ओम अपवित्रो वा का जो मंत्र है शुद्धिकरण का, उसके मंत्र का जाप किया जाएगा शुद्धिकरण उसका करने के लिए। साथ में एक स्तुति है जो उसका पालन, परम पूज्य पावन परम निराकार साकार सुभग सच्चिदानंद प्रभु प्रथम एक ओंकार रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ युता पावन प्रिय गुण ग्राम वंदे विनायक देव को बारंबार प्रणाम। सृष्टा शास्त्रा सृष्टि के संहारक सर्वेश पावन प्रिय त्रय रूप प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश परा प्रकृति प्रिय पावनी सर्वाम्बा सुखमूल प्रज्ञा पदमा पार्वती पुत्रों के अनुकूल पतित पावनी माँ सिया जग पावन प्रभु राम जी। परम पुत्र पावन परम वज्र अंग बलदाम। इसी तरीके से स्तुति का करते हुए, या ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवास, इस मंत्र का पाठ करते हुए गंगा जल को छिड़कते हुए सवया भयंत्र शुद्धि ओम, इससे पूरी विधि से शुद्धिकरण करके देवताओं को नए वस्त्र पहना के सारा मंदिर का शुद्धिकरण करके पुनः जोत वृत्ति करके पंचोपचार से पूजा करके शुद्धिकरण करके पुनः वैसी व्यवस्था शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया ये संपूर्ण है और बहुत सार्थक ये चर्चा रही। हमने हर मुद्दे को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया, और चंद्र ग्रहण तो एक बहाना था। ये चर्चा बहुत लंबी चली और सार्थक, मुझे तो लगता है कि बहुत सार्थक चली, और मैं किस कदर आप सभी लोगों का धन्यवाद करूं कि जनहित में बहुत कुछ हमने यहाँ पर बताया है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हम अवेलेबल कराएंगे। जिन जिन लोगों को जो जो समस्याएं हैं वो इस एपिसोड को, इस पूरे टेलीकास्ट को अच्छे से देख पाएं और वो समझें क्या कुछ किया जा सकता है। केवल चंद्रग्रहण का मुद्दा तो था ही, उसी के बहाने हमने तमाम विषयों को यहाँ पर टच किया है, कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करना चाहूँगा। हेमा गुप्ता जी आपका धन्यवाद, पंडित अजय गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी डॉक्टर आर.बी. धवन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अपनी बात को यहाँ पर रखा, तो सभी से हमने उनकी राय ली और समझने का प्रयास किया।